हमारे जो लोग हैं, जैसे अभी सदगुरु जैसे जो क्या गुरु वैसे हम कहेंगे, या बाकी हमारे जो रिसर्चर्स हैं, उनको केयरफुल रहना चाहिए। ये जो सीरियस रिसर्च कर रहे हैं ना, उनको अननेसेसरली अंडरमाइन हो। तो जो दूसरा अस्त्र, दो अस्त्र की मैं बात करता हूँ महाभारत के, क्योंकि उसमें से एक इंटरेस्टिंग बातें बाहर आती है। हाँ, okay. एक था उसमें से नारायण अस्त्र। हाँ, बट जैसे न्यूक्लियर वेपन से नागासाकी हिरोशिमा में क्या हुआ हमें पता है, ऐसे टाइप्स के वर्णन आते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा व्यासदेव कहते हैं, लेकिन मंत्र शक्ति से समझ लो उसका कुछ बना सके। अभी जब लोग सुनेंगे तो कोई लोग तो जिनका एक लिनियर एरो ऑफ टाइम ही है कि जिनको लगता है आज ही हम मोस्ट सोफिस्टिकेटेड है, उनको तो मानने में तो संभावना ही नहीं रहती, उनका ब्रेन ही वहां तक चलेगा नहीं। बाय समबडी मेड अ मिस्टेक, एंड मिस्टेक किसी को लग रहा है मिस्टेक हुई, नहीं, ब्लंडर हुआ कि ये एस्ट्रोनॉमी का फॉर्मूला लेके किसी ने वो हमारे इतिहास को लगा दिया। तो यस, इतिहास में महाभारत जो हुआ वो द्वापर और कलयुग के संधि में हुआ, करेक्ट है। रामायण त्रेता युगा में हुआ, वो करेक्ट है, लेकिन वो रामायण के समय का ये जो 864,000 मिलियन ईयर के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, और उसकी साक्ष्य हमें महाभारत में ही मिलती है और रामायण में भी मिलती है। और हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा कुछ मेरे पास मैजिक है, पर ऐसा हो सकता है, बिकॉज मैं ये कहूँगा कि मुझे लगता नहीं कि भगवान कृष्ण के देह का कोई पार्ट का फिजिकली एम्पिरिकली इसके साथ कोई संबंध है जगन्नाथपुरी के साथ। वो ऐसा है कि बेस्ट थिंग्स कैन नेवर बी टोल्ड, द सेकंड बेस्ट आर मिसअंडरस्टूड, द फर्स्ट बेस्ट थिंग्स कैन नेवर बी टोल्ड इज द ट्रूथ। हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहे हैं, और रामायण में एक बहुत ही अच्छा एपिसोड है जहाँ पे प्रभु राम समुद्र देव से प्रेयर करते हैं और समुद्र देव प्रकट नहीं होते हैं। इवेंचुअली वो अपना बो एंड एरो निकालते हैं और फिर समुद्र देव प्रकट होते हैं, और फिर प्रभु राम बोलते क्योंकि मैंने बो एंड एरो निकाल लिया है, देन मुझे जैसे भी उससे छोड़ना पड़ेगा। तो समुद्र देव ने बोला कि एक आइलैंड है जहाँ पे क्या बहुत सारे राक्षस रहते हैं, आप वहाँ पे प्रहार कर लीजिए और वो राक्षस पे नष्ट हो जाएंगे। तो फिर प्रभु राम कर देते हैं। लोग बोलते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया है। नमस्कार नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति स्पेक्ट्रम से जुड़ने के लिए। संस्कृति स्पेक्ट्रम में हम भारत के पास्ट, प्रेजेंट और बियॉन्ड को एक्सप्लोर करते हैं, और भारत के पास्ट के बारे में आपसे बेहतर और कौन बता सकता है। बिफोर जब मैं आपसे मिला पहली बार, आई वॉज थिंकिंग दैट आपसे बात कैसे करूँ, वार्तालाप कैसे करूँ, बट वन थिंग आई रियलाइज्ड, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू माई नेम एक्चुअली, कि दैट आप जानते हैं कि मेरा नाम स्थितप्रज्ञन है। तो गीता के चैप्टर 2 वर्स 17 में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि दुखेश्वनुद्विग्न नमः सुखेश विगतस्पृहा वितराग भय क्रोधः स्थित धीर मनिरच्यते। मतलब जीवन के किसी भी परिस्थिति में अगर आप अपने चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो दुखी का सिचुएशन हो, चाहे आप स्ट्रेस्ड हो, बट यू डोंट लूज योर काम, डोंट लूज योर कंपोजर, मतलब आप स्थिर रहो, उस मनुष्य को स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। जब मैंने आपसे मिला तब मुझे पता चला व्हाट स्थित प्रज्ञा मीन्स, बिकॉज यू हैव बीन, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, बहुत सारे टॉक्स किए, बट यू हैव ऑलवेज बीन स्थित प्रज्ञा। तो मुझे लगता है कि मुझे आपसे एडवाइस लेना चाहिए दैट हाउ यू बिकम स्थित प्रज्ञा, हाउ यू आर काम एंड कंपोज्ड, एंड आफ्टर यू एक्सप्लेन दिस वन देन विल बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं ये कहूँगा, नहीं धन्यवाद, पहले मैं ये कहूँगा कि स्थित प्रज्ञ किसी का नाम है, ऐसे मैं पहले आपको मिल रहा हूँ। सो वेरी यूनिक इन दैट सेंस। और स्थित प्रज्ञ की विशेषता क्या है वो तो भगवद गीता ही बताती है हमें, और वो बार बार उसका पारायण करके एक बार हमारे मन में वो समझ में आ जाता है। थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन स्थित प्रज्ञ ये गीता की एक विशेषता है। ये गीता ने, भगवद गीता ने हमें दिया हुआ शब्द है। अभी भगवद गीता के पहले तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन किसी भी ग्रंथ में स्थित प्रज्ञ शब्द नहीं आता। वैसे ही एक दूसरा शब्द है ब्रह्म निर्वाण। हाँ, बाकी बहुत सारे शब्द है, लाइक कर्म संन्यास वाला, जीवन मुक्त, ये सब शब्द पहले आए हैं, लेकिन स्थित प्रज्ञ ये भगवद गीता की देन है। और जिन्होंने ये डिसाइड किया कि आपका नाम स्थित प्रज्ञ रखा जाए, उनका एक भगवद गीता का भी अभ्यास बहुत अच्छा होगा, और उनके एक विचारधारा
भी बहुत अच्छी होगी। तो स्थितप्रज्ञ का आपने जो अर्थ बोला वो बहुत ही अच्छी है कि ऐसा होता है ना कि बाहर हम जब जीवन जीते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स तो बाहर से आते हैं, लेकिन उसको हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं ये स्थितप्रज्ञ का कौशल्य है। अभी हम चर्चा में कभी समझ लो विषय आ सकता है कि यही ज्ञान भारत से बाहर भी कैसा गया। और बाहर जाते समय कभी उसमें थोड़े से ऊपर नीचे तो होते ही है। जैसे वही महाभारत पढ़ के आपको एक अलग अर्थ थोड़ा सा मिलेगा, मुझे एक अलग अर्थ मिलेगा। तो ग्रीक में जिनको स्टॉइक्स कहते हैं, तो स्टॉइक भी स्थित जो प्रत्यय है संस्कृत का, वहां से गया हुआ शब्द है जो हमें इंग्लिश में स्टेबल, स्टेडी, स्टैंडिंग सब जगह में मिल जाता है। टेबल, स्ट एंड देन टेबल। तो वही कि जरा भी डगमग नहीं करके कोई भी स्थिति में खड़ा रहना, बिकॉज स्थिति तो बदलते रहती है। बस सनातनो नित्य नूतना, बदलना ये तो सृष्टि का नियम है। उसमें तो आपके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट नाम दिया हुआ है, तो आपको अभी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। बट और ये 7500, बिकॉज महाभारत की देन है, गीता की देन है, तो 7500 साल पुराना आपका नाम है। और उसके पहले का नहीं है। आप दोनों लिमिट्स दे सकते हैं कि भाई उसके पहले नहीं था किसी का नाम। मतलब मैं अभी प्राउडली बोल भी सकता हूँ कि दैट मेरा नाम जो है ना वो 7500 साल पुराना है। थैंक्स टू यू नीलेश जी। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्योंकि अभी हम ऑस्ट्रेलिया में हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उन्हें अबोरिजिनल्स कहा जाता है। कुछ लोगों को शायद पता ना हो। एंड अबोरिजिनल्स को बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एंशियंट है। कुछ रिसर्च के हिसाब से हमें पता चला है कि अबोरिजिनल्स में कुछ 4 या 5% इंडियन डीएनए भी है। और जब और भी रिसर्च किया गया ये भी पता चला कि भारत के जो लोग थे उन्होंने 4500 साल पहले यहाँ पे दे डिड अ माइग्रेशन, मतलब यहाँ पे आए थे। तो शायद उसी कारण वो बता रहे। बट द थिंग ये है कि दैट अपने जो सनातनी संस्कृति में और अबोरिजिनल की जो रिचुअल्स है बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। मतलब उसका आप क्या बोल सकते हो उसके रिगार्डिंग दैट ऐसा क्यों है? अच्छा, पहले समय की बात करते हैं। जो 4000-5000 साल पहले शायद वो भारत से यहाँ आ गए, ऐसा एक कहा जाता है। उसमें 2 डेटा पॉइंट्स हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी ये मैं कह सकता हूँ मेरा हंच है, जैसे कि आगे ज़्यादा संशोधन होगा तो मुझे ये ऐसा लगता है कि ये सिद्ध होगा कि वो बहुत पहले में इंडिया का और यहाँ का जो इंडिजिनस कम्युनिटी एबोरिजिनल्स जो है उनका कनेक्शन बहुत पुराना है, ऐसा मेरा मानना है। बट ये मेरा कन्विक्शन पे कह रहा हूँ, इट इज़ लाइक माई श्रद्धा आप कह सकते हैं। लेकिन 5000 साल की क्यों बात करते हैं लोग? तो जो जेनेटिक स्टडीज़ का जो कोएलेसेंस समय कहते हैं कि अभी इधर के इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस का अपने डीएनए लिया और उसका जो सीक्वेंसेस हैप्लोग्रुप्स कहते हैं वो मैच करने का प्रयत्न किया इंडिया के साथ। एक 40 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री थी, वो मुझे मिली नहीं, आपने शायद देखी होगी। तो एक यूनिक स्ट्रैंड है, यूनिक डीएनए म्यूटेशन आप कह सकते हैं। एंड वो म्यूटेशन को कहाँ दुनिया में मिलता है करने का उन्होंने प्रयत्न किया और उनको फाइनली एक हंच तो उनका था कि इंडिया में होना चाहिए, बिकॉज वो फिनोलॉजिकल फाइटोलॉजिकल सिमिलैरिटीज दिखने में, देखो आपने देखा होगा नेटिव्स में बहुत सारा, जहाँ यूरोपियन इन्फ्लुएंस नहीं है ना, ये बॉर्डर वाला है, तो आपको इंडियन इन्फ्लुएंस दिखता है। तो उसका जो है वो जेनेटिकली वो 5000 तक कोएलेसेंस होता है करके वो 5000 साल की बात करते हैं। दूसरी बात, जो डिंगो जो यहाँ का जो डॉग है और हमारा इंडिया का स्ट्रीट डॉग मेन स्ट्रीम जो डॉग है, आप दोनों साथ में रखोगे कोई फर्क नहीं होगा। और जब मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ रहा था तो मैं यहाँ के इंडिजिनस लोगों के फोटो देख रहा था। मैंने एक मेरे प्रेजेंटेशन में दिखाया कि वो तो मेरे से क्लासमेट जैसे दिखते थे मेरे। हाँ, तो एकदम वही सही है, कोई फर्क नहीं। लेकिन मुझे ये कहना है कि ये तो इसलिए अभी हम 5000 साल की बात कर रहे हैं बिकॉज जो डीएनए मिला है डॉग का हो या डिंगो वाला का हो या ह्यूमन बीइंग का, वो 5000 साल तक का मिला है। इफ और पीछे का मिलेगा तो मुझे ये विश्वास है कि डिंगो डॉग के लिए भी वो सिद्ध होगा, ऐसा मुझे लगता है, और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी सिद्ध होगा कि ये कनेक्शन बहुत पुराना है। उसमें एक पेपर का मैं उद्धृत करता हूँ। 2020 में 2 डेनिश रिसर्चर्स है, उन्होंने पेपर पब्लिश किया जेनेटिक्स में।
उनका पेपर का टाइटल ही बहुत अच्छा है कि होमो इरेक्टस केम लेफ्ट अफ्रीका केम बैक एज सैपियंस। और वो जो पेपर है उसके वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ठीक है, हम अभी जो भी करंट जो मेन स्ट्रीम थियरी है उसको हम मान लेते हैं कि अफ्रीका से ही ओरिजिन हुआ, ठीक है, पर वो जो सैंपल है ना, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स इंडिया में लाए गए और इंडिया में जैसा आपका जगन्नाथपुरी का वेरी डिलीशियस कुजीन है, प्रसाद जो ऑफर होता है, ऐसे टाइप का कुजीन हुआ, उसमें से अलग अलग डिशेस बनाई गई, ह्यूमन डिशेस बनाई गई और वो पूरा विश्व में बाहर गई। तो वो जो हमारा जो समय आता है अभी इधर का हमारा, यानी कि इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस का, वो 50,000 या 65,000 ईयर्स तक आता है। और इसलिए हमारे यहाँ जो बड़ी घटना हुई इंडिया में, जो टोबा एक्सप्लोजन 72,000 BC, तो ये सब अभी डॉटेड पॉइंट्स है, उसको कनेक्ट करने के लिए हमें साक्ष्य की राह देखने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि वो टोबा एक्सप्लोजन के बाद इंडिया से भी हो सकते हैं, या जो साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया कि जहां उनको लगा अभी वहां डेंजरस है, तो वो फर्दर नीचे आए। और जो इंडोनेशिया में तब लोग थे वो भारतीय वंश के ही थे। हाँ, उनका तो बहुत ज्यादा लिनिएज मिलता है। एंड उनके आप नाम भी देख लीजिए, अभी तक सिमिलैरिटीज है, लोगों के नाम, प्लेस के नाम। एंड दे आल्सो बिलीव, मतलब रामायण महाभारत तो उनके नेशनल बुक्स है, भारत से ज्यादा पता है उनको। भारत से ज्यादा पता है। तो इट्स डेफिनेट कि दैट, क्योंकि अगर वो उस तक आ जाते हैं तो वहां से ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो वहां से इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। मैं तो ह्यूमरसली बट सीरियसली कहता हूँ कि जैसे कि समझ लो आप रामायण का समय कि 14,000 ईयर्स अगो, तब जो सी लेवल्स थी ना वो 140 मीटर्स कम थी। और हम और भी पीछे चले जाए, लाइक 20,000 ईयर्स पीछे, जो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम, तो सी लेवल्स वर एट द लोएस्ट व्हाट एवर दे वर, राइट। और दैट समय पूरा जो इंडोनेशिया की जो लैंड है उसको सुंद कहते हैं, पता है ना, सुंद कहते हैं। तो वहां से आपका ऐसा पॉसिबल था कि इंडिया से चल के बर्मा, थाईलैंड, ये सब करके, लाओस करके, लिटरली यू कैन कम टू लाइक टिमोर आइलैंड एंड जस्ट यू सेड नाउ लेट्स हैव अ गुड स्विम, जंप इनटू द वाटर एंड यू आर इन डार्विन। इट्स गुड टू नो दैट कि हाँ, ऑब्वियसली कि वाटर लेवल तो बहुत ज्यादा चेंजेस हुई है एंड यू हैव एक्सप्लेन्ड इट रियली वेल। तो अभी एक और क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहे हैं और रामायण में एक बहुत ही अच्छा एपिसोड है जहाँ पे प्रभु राम लंका की तरफ जाना चाहते हैं और समुद्रदेव उनके सामने हैं और वो समुद्रदेव से प्रेयर करते हैं और समुद्रदेव प्रकट नहीं होते। इवेंचुअली वो अपना बो एंड एरो निकालते हैं और फिर समुद्रदेव प्रकट होते हैं और फिर प्रभु राम बोलते क्योंकि मैंने बो एंड एरो निकाल लिया है देन मुझे जैसे भी उससे छोड़ना पड़ेगा। तो समुद्रदेव ने बोला कि नहीं, आप अगर उस तरफ, मतलब वहाँ से हम अगर समुद्रदेव इंडिया को फेस करे तो उनके राइट साइड, क्या बोल सकते हैं, राइट साउथ, थोड़े से राइट के साउथ में एक आइलैंड है जहाँ पे क्या बहुत सारे राक्षस रहते हैं। आप वहाँ पे प्रहार कर लीजिए और वो राक्षस पे नष्ट हो जाएंगे। तो फिर प्रभु राम कर देते हैं। लोग बोलते हैं कि वो जो लैंड के बारे में जो बताया गया है उसे ऑस्ट्रेलिया है और ये लोग भी बोलते हैं कि उसका नाम है अस्त्रालय। तो अभी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखेंगे तो एक दिखता है कि इट्स सम काइंड ऑफ ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाज डन। तो इसी कारण उस जगह पे कुछ भी ग्रो नहीं होता है, लोग रहते नहीं है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? अच्छा, नहीं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसलिए कि ऐसा हम कहते हैं ना कि कोई बात यशस्वी हुई, सक्सेस हुआ, तो उसको बहुत सारे क्लेमेंट्स होते हैं कि बोले कि भाई मैंने किया। सिमिलरली क्या है कि ये जो आपने कथा कही कि क्या ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट है, क्या उसके भगवान श्री राम के एरो के कारण हो सकता है जो ब्रह्मास्त्र या जो कुछ होगा, वैसे ही इंडिया में ऐसा बताया जाता है जो मैंने सुना है। और मैं फिर मेरा ओपिनियन दे दूंगा कि वहां से उन्होंने अभी का जो हम राजस्थान का जो डेजर्ट कहते हैं वहां के तरफ भी डाला। और उसमें जो आपको रामायण में वर्ड मिलता है वो कि अभीर, ऐसा वर्ड मिलता है। हाँ, तो अभीर तो वहां रहते थे। रामायण महाभारत के समय में आप देखोगे तो जब द्वारका नष्ट हो गई और अर्जुन यदुस्त्रियों को लेके गए तो अबीर के मार्ग से, यानी कि अभी जो हम सरस्वती का मार्ग या सिंधु का मार्ग कहते हैं, ऐसा करके इंद्रप्रस्थ गए और वहां अबीर लोगों ने अर्जुन के साथ फाइट किया और कोई यदुस्त्रियों को लेके गए वगैरह जो बातें। तो वहां का जो डेजर्ट है वो भगवान राम के एरो के कारण हुआ क्या, ऐसी भी एक मान्यता है। और शायद अभी हम पूछ रहे हैं कि यहाँ की है क्या, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली हमें कुछ ऐसा पता नहीं है।
लेकिन ये कैसा होता है, एक हमें इंडियन नरेशन का हमें एक सीक्रेट पता होना चाहिए, वो है फल हेतु। तो फल यानी कि आउटकम और हेतु यानी कि रीजनिंग। तो एक बार हमें आउटकम पता चला, जैसे कि यहाँ डेजर्ट है और राजस्थान में भी डेजर्ट है, जैसे कि और भी कलहरी सहारा, तो कोई सहारा के आदमी पूछ सकता है कि भाई भगवान राम ने भेजा वो एरो यहाँ आया क्या। तो आउटकम होने के बाद हम सोचते हैं कि ये क्यों होगा। हाँ। और फिर एक तो हम जियोलॉजी से समझने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमारे जो नैरेटिव्स है उससे भी समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसा हमें एग्जाम में याद होगा आपको, कभी कभी टफ सब्जेक्ट रहता है उसके, जैसे कि बहुत सारे एलॉयज है, उनका नाम रखना मुश्किल होता है। हाँ। तो हम ऐसा ही रखते हैं ATDDTTT, ऐसा निमोनिक्स करते हैं ना। इसी तरह से हर एक जो चीज हमें जियोग्राफी हो या समय हो या कोई चीजें हमारे लाइफ में हुई हो, तो हम बोलते हैं ना शायद हमारे पुराने कर्म के कारण होगी। सो वी वांट रीजनिंग, वी वांट सम जस्टिफिकेशन, रैशनल, कि जिसके साथ हम स्थितप्रज्ञ बन सके। तो ऐसा हो सकता है, मुझे तो पता नहीं। और आपने जो एक छोटी बात कही कि जहां वहां हुआ तो वहां न्यूक्लियर कुछ एक्टिविटी मिलती है, ऐसे है कि है कि नहीं हमें पता नहीं। मीन्स आपको पता है कि वो कोई न्यूक्लियर उधर किसी ने रिसर्च किया है और उनको पता है न्यूक्लियर एक्टिविटी है। उल्लुरु फॉर एग्जांपल, उल्लुरु के बारे में पकड़ लीजिए। तो उल्लुरु में बोला जाता है कि दैट इट हैज सम काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर एक्टिविटी गोइंग ऑन इन देयर। तो पहले वो चेक करना पड़ेगा, नंबर 1। और वो चेक करने के बाद ये सिद्ध होगा कि वहां न्यूक्लियर एक्टिविटी है, लेकिन इससे ये गारंटी नहीं है कि भगवान राम के एरो से हुआ हो। हाँ, तो अस्त्रालय जो बोला जाता है, इट्स नॉट बेसिकली द राइट वर्ड। अस्त्रालय के बारे में ये कहूँगा मैं कि देखो, बहुत पहले मेरा ही लास्ट नेम शेयर करने वाले एक बहुत बड़े अच्छे रिसर्चर्स होके गए, पुरुषोत्तम नागेश ओक। वो अपने सुभाष चंद्र बोस के साथ भी आर्मी में थे, वो जर्नलिस्ट थे उनके साथ। वेरी नेशनलिस्ट पर्सन, वेरी वंडरफुल पर्सन। और उनको जो लास्ट समझ लो 50-70 ईयर्स के जो हमारे इंडिक रिसर्चर्स है, और इंडिक में मैं बोल रहा हूँ प्रो इंडिक रिसर्चर्स, उन्होंने भी उनका बहुत बुराई की है। नाउ पुरुषोत्तम नारायण ओक जी ने बहुत सारा जो बातें कही है, उसमें से कोई रॉन्ग है क्या? ऑफ कोर्स रॉन्ग है। लेकिन ये जो बुराई कर रहे हैं ना हमारे प्रो इंडिक रिसर्चर्स, वो कोई आप में अभी हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है, उनके नाम लेके तो मैं हर एक का दिखाऊंगा कि कितना उन्होंने रॉन्ग किया है। बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ साइंटिफिक एक्यूमेन, लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स। तंत्र युक्ति उनको आती नहीं, तर्क शास्त्र उनको आता नहीं, और विज्ञान की प्रगति कैसी होती है ये हमारे बहुत सारे प्रो इंडिक रिसर्चर्स को समझता नहीं करके उनको एक बुरा नाम दे दिया। हाँ। तो पुरुषोत्तम नागेश ओक जी ने जो बहुत सारी बातें कही ना, उसमें से बहुत सारी बातें अभी करेक्ट करके आ रही है। लेकिन इनका ये जो है, उन्होंने ये शुरुआत की थी, जब तक मुझे पता है, कि उन्होंने कहा था ऑस्ट्रेलिया नाम है तो इसलिए अस्त्रालय थोड़ा नजदीक साउंडिंग होता है। बाद में आजकल के समय में मैंने अभी देखा श्री श्री रविशंकर जी ने भी वो फिर रेफरेंस किया था। हाँ, तो सदगुरु जी भी ऐसी कोई बातें करते हैं। और मेरा ये कहना है, तो पीएन ओक जी ने किया वो तो रॉन्ग है। ऑस्ट्रेलिया, ये जो हमारा वर्ड है लैटिन जो कुछ वर्ड होगा या ग्रीक वर्ड होगा, ऑस्ट्रालिस, ऑस्ट्रल यानी कि दक्षिण, जैसा अरोरा इज यानी कि नॉर्थ, वैसा एस्ट्रल इज लाइक अ दक्षिण। अरोरा बोरियलिस, एस्ट्रल बोरियलिस, लाइक नॉर्दर्न लाइट्स एंड साउदर्न लाइट्स जो दिखते हैं। तो हमें पीएन ओक कहे या सदगुरु जी कहे या श्री श्री रविशंकर जी कहे, मेरा ये मानना है कि ऐसी बातें कहते हुए हमारे जो लोग हैं, जैसे अभी सदगुरु जैसे जो क्या गुरु वैसे हम कहेंगे, या बाकी हमारे जो रिसर्चर्स हैं, उनको केयरफुल रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जो रियली सीरियस रिसर्चर्स जैसे मेरे जैसे, रूपा भाटी जैसे, अनिल नारायण जी जैसे, जीवन राव जैसे, और भी बहुत कुछ है, श्रीकांत तलगिरी जैसे, ये जो सीरियस रिसर्च कर रहे हैं ना, उनको अननेसेसरली अंडरमाइन होता है। करेक्ट। हाँ, आई मीन दोनों को सेम बैलेंस वे में रखना ये अनफॉर्चुनेट है। डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी उसके लिए। एक और क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग आपने सुना होगा कि हम लोग वेपन्स, अस्त्रालय मतलब ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं, वेपन्स जहाँ पे रहते हैं हम लोग। अभी वेपन्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे इससे पहले कि दैट महाभारत में, रामायण में वेपन्स के बारे में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। जैसे महाभारत में बताया गया कि ब्रह्मास्त्र जो है उसके पास सूर्य की शक्ति है, और जहाँ पे भी वो मतलब डिवास्टेशन गिरेगा वो पूरा उस जगह को कुछ ग्रो नहीं होगा, विध्वंस कर लेगा। तो आपने, क्योंकि महाभारत बहुत
अच्छे से अध्ययन किया है, रामायण भी बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा पोएटिक है या लिटरल है, या सच में ऐसे वेपन्स थे जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस थे, जो हमारे समझ के परे है? अभी के सिनारियो को देखा जाए तो हम उसे समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे शायद। उसके बारे में आपका क्या विचार है? ये 3 पार्ट में उसका मैं उत्तर देता हूँ। पहले ऐसा है कि रामायण में भी बहुत सारे शस्त्र अस्त्र के वर्णन है, तो शस्त्र को हम सिंप्लीफाइड ऐसा समझे कि शस्त्र इज लाइक हम हाथ में होल्ड करते, वो हमारे हाथ में ही रहता है, वो अटैक भी कर सकते हैं लेकिन डिफेंड करने के लिए भी है ना। अस्त्र का भी वैसा ही उपयोग है, लेकिन जनरली अस्त्र आजकल की भाषा में हम कहेंगे लाइक अ मिसाइल्स, कि यू रिलीज इट। बो एरो में भी अस्त्र कह सकते हैं हम, लाइक जो एरो जा रहा है वो हमारे हाथ से छूट रहा है और कुछ अपना काम कर रहा है। यहाँ का आपका क्या कहते हैं, वो रिकोशे ना, क्या बोलते हैं उसको, वो इट्स जो कुछ नाम है, right? वो ए वी शेप जैसा जो रहता है वो रिटर्न आता है। भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र वैसा था, वैसा कहते हैं। तो अस्त्रों के नाम हमें रामायण में भी मिलते हैं, महाभारत में भी मिलते हैं, और उसमें थोड़े नाम में फर्क भी है। मीन्स हमें ये पता नहीं कि वही अस्त्रों को दूसरा नाम दे दिया गया या कोई अस्त्र नष्ट हो गए रामायण के समय के और महाभारत समय में नए निर्माण हुए। उसमें से क्विकली मैं 2 अस्त्रों का उल्लेख करता हूँ, ये सेकंड पार्ट, और थर्ड में ये अस्त्र क्या हो सकते हैं उसमें एक मेरी टिप्पणी आप कह सकते हैं। तो जो दूसरा अस्त्र, 2 अस्त्र की मैं बात करता हूँ महाभारत के, क्योंकि उसमें से एक इंटरेस्टिंग बातें बाहर आती है। एक था उसमें से नारायण अस्त्र। तो नारायण अस्त्र का किसने प्रयोग किया मुझे इतना नाम नहीं आ रहा है, बट वो पांडवों कौरवों के साइड से किसी ने प्रयोग किया और पांडव एकदम हतबल हो गए थे। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि कुछ मत कर, रथ से भी उतर जा, और भीम उसके साथ फाइट करते रहा। और ऐसा बहुत अच्छा वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं महाभारत में जाके, कि भीम के शरीर पे जैसे आकाश में तारे चमकते, ऐसे तारे चमकने लगे, और जितना भीम जोरदार फाइट कर रहा है उतना वो अस्त्र प्रबल होते जाते रहा। फाइनली भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि भीम शांत हो जा, शांत हो जा, और शांत होने के बाद वो नारायण अस्त्र का प्रभाव जो उसका प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। नाउ जिनको मैं इन्फ्लुएंसर या गुरु जैसे मानता हूँ, ब्रह्मर्षि पद्माकर विष्णुवर्तक, उन्होंने इसका वर्णन करते हुए एक थियरी की है, या थियरी है, हाइपोथेसिस है, कि क्या वो हमारा आज जैसा हम पॉइजनस गैस करके जो बायोलॉजिकल वेपन्स कहते हैं, ऐसा हो सकता है कि जैसा कि ऐसा है ना कि आप जितना इनहेल ज्यादा करोगे उतना आपको उसका इफेक्ट होगा। तो इनहेल से वो ज्यादा प्रबल हो रहा है, और जब ये शांत हो गए, ज्यादा ब्रीदिंग उनका शांत हो गया, तो शायद वो अस्त्र का प्रभाव नष्ट हो गया। हमें एग्जैक्टली पता नहीं था, हाइपोथेसिस ये एक हुआ। और दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर मल्टीपल रीजंस, ब्रह्मशिर करके जो अस्त्र है, तो महाभारत युद्ध ऑलमोस्ट एंड होने के बाद लास्ट नाइट सौतिक पर्व में अश्वत्थामा ने अटैक किया पांडवों के कैंप पे, देन वो भाग गया। फिर उसके पीछे भीम गया, उसके पीछे कृष्ण और अर्जुन गए, और ये सब आने के बाद अश्वत्थामा ने डर के ब्रह्मशिर अस्त्र का उपयोग किया। फिर उसको रिस्पॉन्स करने के लिए अर्जुन ने उसका किया। फिर उधर नारद मुनि और व्यासदेव आते, बोलते ऐसे दोनों को आपके अस्त्र पीछे लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये विश्व का नाश हो जाएगा। तो अर्जुन ने बोलता है ठीक है मैं करूंगा। अश्वत्थामा बोलता है मैं पीछे ले नहीं सकता। हाँ, तो ये एक बात हुई। और उसके जो वर्णन है वो वर्णन, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो न्यूक्लियर वेपन है, बट जैसे न्यूक्लियर वेपन से नागासाकी हिरोशिमा में क्या हुआ हमें पता है, ऐसे टाइप्स के वर्णन आते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा व्यासदेव कहते हैं। इसलिए वो एटॉमिक वेपन बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो जो लोग सुनेंगे वो बोलेंगे नीलेश बोल रहा है कि एटॉमिक वेपन है, बिल्कुल कह नहीं रहा हूँ, बट कॉन्सिक्वेंसेस आर सेम। बट और एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि वहां व्यासदेव कहते हैं, मीन्स वो ऑथर ऑफ महाभारत करके कह रहा हूँ, कि अर्जुन वो अस्त्र पीछे ले सका क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करता था, और अश्वत्थामा नहीं ले सका क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा था। तो इजंट दैट इंटरेस्टिंग? इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल हमने तो एकदम रिडक्शनिस्ट डेफिनेशन बना दी है, ब्रह्मचर्य मींस सेलिबसी इन द सेंस ऑफ अ प्योर ए सर्टन, बट नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि आपका जो आचरण है वो ब्रह्म का अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन होने के लिए उपयुक्त होना, और किसी का न उपयुक्त होना। उसमें सेलिबसी का इंपॉर्टेंस है, बट रिडक्शनिस्ट सेलिबसी नहीं सोचना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि जो महाभारत और रामायण का जो गाथा है, हम जब पढ़ते हैं वो किस तरह से हम उसे पकड़े, क्योंकि आपने अभी बोल दिया कि चलो व्यास ने बताया कि अर्जुन जो है वो ब्रह्मचार्य को ही मतलब पालन कर रहे थे, पर अभी जब किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम ब्रह्मचर्य का पालन मतलब वो समझ नहीं पाते, और वो सोच लेते कि नहीं ये पूरा ऋषि है
और इसने सब कुछ छोड़ दिया है, अभी ये पूरा चला जाने वाला है। गृहस्थ थे, बहुत सारे ऋषि तो गृहस्थ थे। और मैं मजाक से ह्यूमरसली बोलता हूँ कि आप बोलो कि उनको ब्रह्मचर्य का पालन करो, सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, तो मैं बोलता हूँ हम बॉयज लोग तो डर जाते हैं, वही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और एक तीसरी बात बताता हूँ कि वो एग्जैक्टली अस्त्र क्या थे। तो अभी हम कैसा करें, लास्ट 500-600 ईयर्स का हम सोचे विचार करें तो बहुत सारे फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न साइंस तो इंडिया से ही गए, लेकिन वो आज का विषय नहीं है। लेकिन जो यूरोप ने जो उसमें जो यूरोपियन रेनेसां आया, उसके कारण जो अभी हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, इट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग, अमेजिंग फीट। वो कैसे बनाई गई, मन और बुद्धि का उपयोग करके मैटर को मैनिपुलेट करके ये सब आ गए। नाउ हमें ये सोचना है, जैसे हम पतंजलि योग सूत्र सुनते हैं और हमारे ऋषियों के जो अनुभव सुनते हैं कि उसमें हम ये सोचते हैं कि मन बुद्धि का उपयोग करके मैटर को मैनिपुलेट करके हमें कितनी चीजें मिल गई। नाउ ये भी हम उल्टा विचार कर सकते हैं कि शरीर का मैटर का उपयोग, यानी कि हम शरीर में समझ लो समाधि में जाके ध्यान जो कुछ है सिद्धि के लिए जो पतंजलि कहते हैं, ऐसा करके हम क्या मन को और बुद्धि को मैनिपुलेट आज कर सकते हैं, या क्या हमारे ऋषि ने ऐसा मन और बुद्धि को मैनिपुलेट किया और उसके कारण, मैनिपुलेट नॉट इन अ बैड वे, मैनिपुलेट करके जो हमारे अस्त्र है, ऐसे शायद हो सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है आपके जो वर्णन आते हैं ना रामायण महाभारत में, वो कैसा आता है, उनके हाथ में कुछ नहीं है वो अस्त्र, बट अस्त्र का उपयोग करने का जब समय आता है तो ऐसा रामायण में ऐसा है कि भगवान राम ने एक दर्भ जो ग्रास रहता है उसका लिया, उसके ऊपर पानी ये किया और मंत्र का पठन किया और उसमें से अस्त्र का निर्माण हुआ। तो ये मैटर से, तो मैटर तो एक छोटी सी स्टिक हुई, आइंस्टाइन का इक्वेशन है ना, इक्वल टू mc स्क्वायर, उसमें तो मास छोटा है, लेकिन मंत्र शक्ति से समझ लो उसका कुछ बना सके। अभी जब लोग सुनेंगे तो कोई लोग तो जिनका एक लीनियर एरो ऑफ टाइम ही है कि जिनको लगता है आज ही हम मोस्ट सोफिस्टिकेटेड है, उनको तो मानने में तो संभावना ही नहीं रहती, उनका ब्रेन ही वहां तक चलेगा नहीं। और हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा कुछ मेरे पास मैजिक है, पर ऐसा हो सकता है बिकॉज रामायण महाभारत में ऐसे वर्णन बार बार आते हैं, पुराण में वर्णन ऐसे आते हैं। लेकिन पुराण महाभारत ये हमारे टेक्नोलॉजी मैन्युअल्स नहीं है, इसलिए उसमें क्या टेक्नोलॉजी थी, इवन मंत्र की टेक्नोलॉजी थी, वो हमें आज पता नहीं है। क्योंकि आपसे पहले डिस्कशन करते हुए मैंने बोला था कि मैं उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा से एक शायद सबसे ज़्यादा पॉपुलर, आप किसी भी ओडिया से पूछ लो तो वो बोलेंगे जगन्नाथपुरी। तो एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, आप एग्जैक्टली बता सकते हो कृष्ण का देहांत कब हुआ? हाँ, कृष्ण का क्विक लाइफ टाइम का ही बताता हूँ कि वो 107 साल रहे। 27-28 जून 5633 BCE को उनका जन्म हुआ, श्रावण वद्य अष्टमी, लाइक अमंत सिस्टम में, वो पूर्णिमांत सिस्टम में वो भाद्रपद या ऐसा आ जाता है, एक मंथ आगे पीछे हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं, डेट एग्जैक्टली वही है, वो मंथ का नाम अलग है। और 107 साल के बाद 5525 BCE ये वर्ष में उनका निर्वाण हुआ, देहांत हुआ। एग्जैक्ट डे हमें पता नहीं, एटलीस्ट मुझे तो पता नहीं और मेरे पास उतना एविडेंस नहीं है। तो 5525 BCE यानी कि 7500 साल पहले उनका देहांत हुआ। क्योंकि उससे अभी रिलेटेड है, अभी हमारे यहाँ पे मान्यता है कि जब कृष्ण जी का देहांत होता है और जब उनका क्रीमेशन होता है, जब उनकी शरीर को अग्नि दिया जाता है, तभी उनके शरीर का एक हिस्सा जो रहता है वो जलता नहीं है, एंड इवेंचुअली क्या करते हैं, उस हिस्से को और शरीर के बाकी अस्थियों को वो पानी में बहा देते हैं। तो वो बहते बहते ओडिशा की तरफ आता है, और ओडिशा में पुरी और जगन्नाथ, उसका एक और स्टोरी है, उसके तरफ हम नहीं जाएंगे। पर मान्यता ये है कि वो जो शरीर का जो हिस्सा बच गया था, उससे भगवान, अभी जो पुरी जगन्नाथ, जो लॉर्ड जगन्नाथ का जो मूर्ति है, उसमें वो स्थापित किया जाता है, उसे ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं। तो क्या इससे पता चल सकता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो एक्चुअल टाइमिंग, क्योंकि अभी माना जाए तो वही एक इकलौता एविडेंस है जो महाभारत के युग से अब तक जीवित है, मतलब अभी तक इस स्थिति में है कि जब हम कुछ बोल सकते हैं उसके बारे में। और क्योंकि महाभारत समय के बहुत से एविडेंसेस तो अभी इतना नहीं है, हमें मिलता भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कि 7500 साल समय के साथ बहुत कुछ बीत चुका है। तो आपके इसके बारे में क्या विचार है? अच्छा, आपने ऑकम्स रेजर सुना है? नहीं। ओके, क्या बोलते हैं कि द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज मोस्ट लाइकली द वैलिड एक्सप्लेनेशन। और
उल्टा कहे तो ऐसा कहे कि जनरली जो ट्रूथ रहता है ना, तो सत्य का जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो बहुत सिंपल रहता है। नाउ ये जो मेरा कन्विक्शन, लाइक कन्विक्शन यानी कि सब्जेक्टिव कन्विक्शन आप पूछोगे ना मुझे अंदर का, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे लगता नहीं कि भगवान कृष्ण के देह का कोई पार्ट का फिजिकली एम्पिरिकली इसके साथ कोई संबंध है जगन्नाथपुरी के साथ। मुझे ये लगता है, लेकिन ये मेरा एक कन्विक्शन है और कुछ मेरे पास प्रूफ नहीं है कि ये श्रद्धा में, बिकॉज जगन्नाथ ये भगवान कृष्ण ही है, जगन्नाथ बलदेव एंड सुभद्रा ऐसे है, तो कन्विक्शन जो एक भक्ति में ऐसा किसी ने कहा होगा। लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो मैं कहता हूं कि समझ लो हमें ये पॉसिबल है कि मुझे नहीं लगता ये उसका कोई संबंध है, लेकिन ये पॉसिबल है कि आपने क्या बोला, ब्रह्म पदार्थ। ये ब्रह्म पदार्थ यानी कि जहाँ जो भगवान जगन्नाथ जी का जो फॉर्म है उसमें से हम लेके वो क्या वुड से बनाया रहता है। हाँ, जगन्नाथ जी का आइडल वुड से बनाया जाता है। जो ब्रह्म पदार्थ है ना वो एक प्रोसीजर से उनके अंदर स्थापित किया जाता है। हाँ। उसका भी एक प्रोसेस है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ, तो वो नवकला जो बोलते हैं, हाँ, वो सम ईयर एंड दे डू इट, मतलब उसके अंदर जब स्थापित करते हैं, जो भी स्थापित करते हैं वो आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड करके वो अंदर डालते हैं। पर हाँ, जो पोर्शन है जो जिसे आप पकड़ते हैं ना, लोग बोलते हैं कि वो एक इट्स मोर लाइक वो शाइन करता है। कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि आंख बंद करने से अगर बहुत ज्यादा शाइन होता है तो आपको यू कैन फील दैट। समझ गया। तो लेकिन अभी ऐसा है कि मैं प्रश्न आपको पूछता हूँ कि जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के जो बनते हैं वो फॉर्म वही है पुराने समय से या बदला जाता है कुछ? नहीं, वही है। अच्छा, तो अभी ऐसा है कि हमें सपोज लो डेटिंग करना है, डेटिंग की भी बहुत टेक्निक है। फर्स्ट थिंग हमें परमिशन चाहिए कि वो कुछ कर सकते हैं। एक आपको शाइनिंग लग रहा है बट एग्जैक्टली इज इट लाइक अ मटेरियल, हमारा जो रिडक्शनिस्ट साइंस है उसके लिए कोई सब्सटेंस चाहिए कि जो हम ले सकते हैं और ये कर सकते हैं। नो, ये मेरा कार्बन डेटिंग तो मैं एग्जैक्टली किया नहीं, बट अभी कार्बन डेटिंग ही किया है क्योंकि AMS बोलते हैं ना, एडवांस मास स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो मैं कंसल्टिंग करता हूँ उसमें। और बाकी बहुत सारे टेक्निक्स है, लाइक लेड यूरेनियम बेस्ड, उसमें रेडियो एक्टिव नहीं है वो, यूरेनियम लेड बेस्ड टेक्निक्स है, बहुत सारे थर्मोल्यूमिनेसेंस वगैरह टेक्निक है। तो ऐसे कोई टेक्निक से सपोज हमें परमिशन मिली तो हम कर सकते हैं और उससे हमें समझ में आएगा कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या समय है। उसमें कार्बन डेटिंग के लिए क्या लगता है, जो मैटर है ना वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। वो ऑर्गेनिक में स्टोन का कार्बन डेटिंग से नहीं होता। कोई फूड पदार्थ ऑर्गेनिक, हम खाया हुआ पदार्थ किसी ने फेंका उधर ऐसा लगता है तो उसका वो हाफ लाइफ पे होता है। यूरेनियम लेड का एक अलग है। थर्मोल्यूमिनेसेंस का ये है कि वो सूर्य से प्रकाशित न होके जब से वो नीचे गया तब से उधर वैसा ही रहा, कभी सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर गिरा नहीं। ऐसे कोई अजम्पशंस है तो कर सकते तो करना चाहिए। मुझे एक सब्जेक्टिव कन्विक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि उसका कोई संबंध उसमें नहीं है। वो ज्यादातर वो श्रद्धा के कारण ऐसा संबंध माना गया है। क्योंकि आपने स्टोन बोला तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो एक शाइनी स्टोन हो देन कार्बन डेटिंग करके कुछ फायदा नहीं है। लेकिन थर्मोल्यूमिनेसेंस कर सकते हैं या और कोई टेक्निक्स होते हैं, या ऐसा हो सकता है कि क्या वो जो पर्टिकुलर जो सपोज स्टोन जैसा स्ट्रक्चर है ग्रेन, क्या वो ऐसा इतना यूनिक है कि ओडिशा में कहाँ मिलता नहीं और वो गुजरात में मिलता हो, तो एटलीस्ट हमें एक संभावना निर्माण हो जाती है, संभाव्य निर्माण हो जाता है। एक्चुअली वो बहुत इंटरेस्टिंग है आपके विचार। एक और क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने बहुत सारे बातें की अस्त्रों के बारे में, बहुत सारी बातें की ऑस्ट्रेलिया के बारे में, अभी थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में भी बात की। एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है, क्योंकि आपने अभी बताया था कि रामायण का जो डेटिंग उसे पकड़ा जाए तो 14,000 वर्ष है। अगर हम दशावतार को देखें तो दशावतार में हर युग में एक अवतार प्रभु लॉर्ड विष्णु का आया है। तो आप एक समय बोल सकते हैं, नहीं तो एक युग भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 70,000 BCE में क्या मत्स्य अवतार तब आए थे? और अगर वैसा है तो फिर कल की अवतार कब आएंगे? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? या अगेन उसमें एक 2-3 स्टेप्स में उत्तर देते हैं कि हम जो दशावतार जो देखे ना, वो दशावतार सब पुराण में वैसे ही नहीं है। बहुत सारे पुराण में ऐसे आते हैं as a metaphorically, like using that as a metaphor for evolution. It's a beautiful way to explain it. Like, you know, because आज की जो डार्विन की थियरी है, डार्विन से भी वो बहुत इवॉल्व हुई बाद में, you know, like स्टीवन जे गोल्ड और अभी रिचर्ड डॉकिंस वगैरह, उन्होंने बहुत उसमें एडिशन की है।
लेकिन वो पानी में हुआ, पहले जीवन का निर्माण पानी में हुआ, वहां से एम्फीबियन वगैरह, तो इट्स ब्यूटीफुल, मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह करके होता है। ये मैं कहूंगा कि मेटाफोर से ज्यादा हम उसको एक्सटेंड करें, लाइक एक्स्ट्रापोलेशन हम कहते हैं ना, तो फिर हमारा प्रॉब्लम होगा। एज अ मेटाफोर इट्स अ ब्यूटीफुल मेटाफोर फॉर इवोल्यूशन। लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि वो बिकॉज भारतीय सनातन में ये इवोल्यूशन ऑफ सिर्फ ये गाड़ी का इवोल्यूशन नहीं है, ये कॉन्शियसनेस का भी इवोल्यूशन है। तो हम वो भी इवोल्यूशन देख सकते हैं कॉन्शियसनेस का। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दे दूं कि सपोज मुझे बाइसिकल चलानी आती है, मोटर बाइक चलानी आती है, कार चलानी आती है, बिग 18 व्हीलर ट्रक चलाना आता है, हेलीकॉप्टर चलाना आता है और विमान चलाना आता है। ये मैं निलेशक तो यही हूँ। लेकिन आप बोलो अच्छा आप विमान चला सकते हैं, दिखाइए मुझे। तो पहले विमान तो होना चाहिए। सिमिलरली जो हमारा कॉन्शियसनेस जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, वो प्रोजेक्ट करने के लिए हमें अप्रोप्रिएट व्हीकल चाहिए। इसलिए मानव जन्म को बहुत अद्भुत माना है, क्योंकि हम बोल सकते हैं, हम सोच सकते हैं, बाकी प्राणी भी सोचते हैं, लेकिन उनका मन पे लेवल पे उनका जो बुद्धि का वो जो इवोल्यूशन है वो इतना नहीं हुआ है। तो ये एक बात हो गई। दूसरे जो बाकी आप पुराण में जाओगे ना, तो सब जगह आपको भी पता होगा कि वो सब 10 ही अवतार नहीं है। जैसे कि भागवत पुराण में आप चले जाइए तो 18 अवतार का वर्णन आता है, उसमें दत्तात्रेय है, सीक्वेंस अलग है। मत्स्य, कुर्म, वराह, तो ऐसा नेसेसरी नहीं, कभी कभी किसी में पहले वराह भी आता है, पहले किसी में कुर्म आता है, बाद में वराह आता है, बाद में मत्स्य आता है। तो ये किसी ने एक बार कोई पुराण में वो एक सीक्वेंस किया, तो वही फॉलो करते हैं। इट्स अ ब्रिलियंट सीक्वेंस। लेकिन आपका प्रश्न था उससे कलयुग का हम लगा सकते हैं क्या? ये हमने मुझे ऐसा नहीं लगता कि मत्स्य अवतार ये पहले कोई एक स्पेसिफिक टाइम है, टाइम ही है। तो हमें रिचर्ड डॉकिंस के बुक पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा जजमेंट आएगा कि जो पहले इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि नॉन लाइफ टू लाइफ या प्लांट्स टू एनिमल्स, ये जो ट्रांजिशन है ना, जैसे बैक्टीरिया एंड यीस्ट एंड इट्स अ थ्रेशोल्ड, या मशरूम्स लाइक फंजाई, ये फंजाई कौन है, ऐसा टाइप का जो ट्रांजिशन है, उसका जो हमें इवोल्यूशन देखते हैं, तो उसके कारण हम कह सकते हैं कि चलो पानी से शुरू हुआ, बट वहां ही रुकना चाहिए। उसमें हम एपल्स टू एपल्स नहीं कह सकते। फिर कलयुग पे आते हैं। कलयुग का भी युग का जो कंसेप्ट है ना, तो जो 432,864,000 द्वापर युग, ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी में है। ये हमें सूर्य सिद्धांत में मिलता है, ये हमें आर्यभट्टिया में मिलता है, और भारत के सब एस्ट्रोनॉमी ग्रंथों में मिलता है। मिस्टेक से क्या हुआ है, और ये मैं कह रहा हूँ और आपके शो पे बहुत भी पहले क्या है, लेकिन बाय somebody made a mistake, and mistake किसी को लग रहा है मिस्टेक हुई, नहीं, ब्लंडर हुआ कि ये एस्ट्रोनॉमी का फॉर्मूला लेके किसी ने वो हमारे इतिहास को लगा दिया। तो यस, इतिहास में महाभारत जो हुआ वो द्वापर और कलयुग के संधि में हुआ, करेक्ट है। रामायण त्रेता युगा में हुआ, वो करेक्ट है। लेकिन वो रामायण के समय का ये जो 864,000 मिलियन ईयर के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, और उसकी साक्ष्य हमें महाभारत में ही मिलती है और रामायण में भी मिलती है। रामायण में ऐसे साक्ष्य है कि जिसका आज का हम आधुनिक विज्ञान का उपयोग करके हम बता सकते हैं कि ये समय के पहले रामायण हो ही नहीं सकती। जैसे कि 15,000 BC के पहले रामायण हो ही नहीं सकती। ऐसे साक्ष्य हमें रामायण में ही मिलते हैं, ऐसे महाभारत में भी मिलते हैं। तो इसका मतलब कल की अवतार नहीं है। हाँ, नहीं, अभी मेरे साथ जो प्रोफेसर है, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज डार्टमाउथ मैसेच्यूसेट में, हाँ, हमारा जो संशोधन चलता है वो मेडिकल साइंस साइड के में भी चलता है और इंडोलॉजी में भी चलता है। तो अभी जब कोविड का जब आया था ना, तो प्रोफेसर बलराम सिंह ने ये कहा, और ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। आई मीन इनिशियली आई थॉट व्हाट इज ही सेइंग, देन आई थॉट इट फैसिनेटिंग। उन्होंने बोला कि देखो मत्स्य अवतार आया ना, आप ये सोचिए कि मत्स्य अवतार आ सकता है, कुर्मा अवतार आ सकता है, वायरस करके अवतार क्यों नहीं आ सकता? तो शायद ये लोगों को थोड़ा बुद्धि शरीर फिक्स करने के लिए वो अवतार भी हो सकता है। और क्योंकि आप अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो बहुत से मेटाफोरिकल रहता है, पोएटिक रहता है, और समझाने का तरीका भी बहुत डिफरेंट रहता है। तो हम लोगों ने हमेशा सोच लिया कि नहीं, कल की अवतार मतलब ये है कि जो कली जो दुश्मन उनके कल्कि के जो एनिमी रहेंगे वो हमेशा एक इंसान ही रहेगा। पर ऐसा नहीं हो सकता है ना, वो क्योंकि हम लोग उसे मेटाफोरिकली पकड़ते हैं, तो कोरोना वायरस भी तो एक कली हो सकता है एकदम। वैसे ही कोई अगर वायरस आ जाता है तो डेफिनेटली हो सकता है, और हम इस सिनेरियो में अभी आ चुके हैं जहाँ पे वायरस कभी भी आ सकता है। और हमें शायद ना मिले, कोरोना वायरस के लिए हमें शायद मिल गया, बट दूसरे वायरस के लिए हमें ना मिले, और जो भी निकाले शायद हम उसे ही कल्कि का अवतार मान ले। एकदम सही है। इनफैक्ट आप देखो कोरोना का जो डायग्राम निकला था,
वो क्या एग्जैक्टली कोरोना ऐसा थोड़ा ही दिखता है, नहीं। वो मेटाफोर ही है ना हाँ, कोरोना मेटाफोर, के हाँ, लिए। हाँ। और एक हेनरिक जिमर करके बहुत अच्छे इंडोलॉजिस्ट अमेरिका में होके गए, उनका एक कोट है, मैं वो भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा लग सकता है कि व्हाट ही सेज इट्स आई टोटली अग्री विथ इट, बिकॉज ये मेरा अनुभव रहा है। जब मेरा संशोधन मैं लोगों को बताने का प्रयत्न करता हूँ तो यही अनुभव रहता है। वो ऐसा है कि बेस्ट थिंग्स कैन नेवर बी टोल्ड, द सेकंड बेस्ट आर मिसअंडरस्टूड, द फर्स्ट बेस्ट थिंग्स कैन नेवर बी टोल्ड इज द ट्रूथ, द सेकंड बट बताए कैसे लोगों को, तो सेकंड बेस्ट आर मिसअंडरस्टूड। तो हम मेटाफोर का उपयोग करके, उपमान का उपयोग करके बताने का प्रयत्न करते हैं, उसमें लोग लिटरली लेते हैं और फंस जाते हैं। और तीसरा वो बोलते हैं कि द थर्ड बेस्ट इज ऑल दैट वी कैन डू। और थर्ड बेस्ट क्या है पता है आपको? कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन, जो हम संवाद कर रहे हैं ना, ये थर्ड बेस्ट है। फर्स्ट तो कर नहीं सकते, सेकंड मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, तो हम ये थर्ड बेस्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दैट्स अ गुड वन। अभी क्योंकि हम लोगों ने एक चीज़ हमने देखा होगा महाभारत समय में भी, रामायण समय में भी, और कुछ कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं, कुछ कुछ वो रामायण समय में भी रहते हैं, महाभारत समय में रहते हैं। फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए कि राम जी का वंशज, उसे सूर्यवंश बोलते हैं, वो महाभारत समय में भी थे और उससे पहले भी थे। तो अभी वो वंश कहाँ गए? और ये कैरेक्टर्स क्या सभी जगह पे थे, इमॉर्टल्स थे या क्या? उसके बारे में आपका विचार क्या है? नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दो क्वेश्चंस है। इमॉर्टल का पहले आंसर दे देता हूँ कि वाल्मीकि महाभारत में थे, रामायण में थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, दुर्वास ये महाभारत में थे, रामायण में थे। ये वो सेम पर्सन नहीं है। ये ऐसे जैसे कि हमारे यहाँ गोत्र और प्रवर की बात करते हैं, मेरा गोत्र वशिष्ठ है, तो आज का वशिष्ठ बहुत है वशिष्ठ, उसमें से मैं एक हूँ, हाँ, तो मुझे वशिष्ठ कहा भी चलेगा। तो ऐसे ही वशिष्ठ थे, ऐसे ही विश्वामित्र थे, ऐसे ही दुर्वास थे, ऐसे ही और ऋषि थे। लेकिन आपका जो इक्ष्वाकु वंश की बात कर रहे हैं, तो रामायण के समय में भगवान राम है, दशरथ है, तो दशरथ एक बार रिफर करते हैं, ऐसा एक स्टेटमेंट आता है वाल्मीकि रामायण में कि जब भगवान राम का जन्म हुआ या जब ये जन्म हुआ तो दशरथ जी का जो आयु था वो 60,000 ईयर्स था। नो, ये कैसा हो सकता है? तो एक्चुअली क्या है, जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, मैं और रूपा भाटी जो हम दोनों रिसर्चर हैं, कि दशरथ बता रहा है कि वह 60,000 साल का उसका इक्ष्वाकु डायनेस्टी है और वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है आज का। जैसे आज का वशिष्ठ हो, मैं तो बोला आप कितने पुराने हैं, तो मैं सपोज कहूंगा कि मैं तो 120,000 ईयर्स पुराना हूँ, ऐसी बात है। और बाद में एक बात आती है, जब भगवान राम रावण का वध करते और रिटर्न आते हैं, उसके बाद अयोध्या में उन्होंने 11,000 ईयर्स राज्य किया, ऐसा महाभारत रामायण में वर्णन आता है। 11,000 तो हो ही नहीं सकता, नहीं पॉसिबल। तो उसमें एक फॉर्मूला है हमारे शास्त्र में कि अहोरात्र संवत्सरा, in a proper circumstances 1 day can be considered equal to a year, 1 year can be equal to a 1 day, and sometime 1 month can be equal to 1 year and vice versa. तो हम 1 day समझ गए, तो 11,000 को हमने 365 डेज से डिवाइड किया वर्षों से, तो उत्तर आता है 31 ईयर्स। तो कोई आचार्य ने ऐसा लिखा है कि ऐसा करके हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर राज्य किया। 30 years, हाँ। और एक आपको बताना चाहता हूँ कि वो वंशज कहाँ गए। तो अभी जो जयपुर के जो वंशज है, जो राज्य वंशज है, वो खुद को भगवान राम से आए हुए वंशज मानते हैं। और उसमें एक मैंने मैथ छोटा सा किया है, वो बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि वो 330 जनरेशन है। ये रिवर्स मैथ है, 330 जनरेशन है। और उसको मैंने जो वाल्मीकि रामायण से समय निकाला है 14,000, वो एक नंबर ध्यान रखिए, 14,000 ईयर्स एंड 330 जनरेशंस। फिर हम जैसलमेर में चले जाए तो वहां भगवान कृष्ण के पुत्र से जो उधर के राजा है, वो आपको उनके वंशज मानते हैं, और उनके पास जो जेनियोलॉजी है वो 169 राजाओं की जेनियोलॉजी है। और उसको समय कितना हुआ? 7,500। नाउ दिस इज अ वेरी क्रूड मैथ, बट जो कुछ डेटा है उसके साथ हम खेल रहे हैं, राइट? तो 14,000 डिवाइडेड बाय 330 आप कीजिए, और 7,500 डिवाइडेड बाय 169, उसका उत्तर आता है दोनों केस में 47 ईयर्स। मींस अप्रोक्सीमेटली 50 साल की एक रॉयल पीढ़ी जनरेशन आप कह सकते हैं। तो उससे कुछ निष्पन्न नहीं होता, लेकिन एक कंसिस्टेंसी आपको मिलती है। हाँ, बट लेकिन उनके से जो वंशज है वो अभी भी है। जैसे कि जयपुर से जो हुए, और छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने सिसोदिया वंश से वो राम के साथ ही कनेक्ट किया था। और एक लास्ट
इसमें बात बता दो कि इक्ष्वाकु वंश का जो सोलर डायनेस्टी का महत्व इतना है कि भगवान बुद्ध जब आ गए तो भगवान बुद्ध भी खुद को कनेक्ट किया कि भाई मैं इक्ष्वाकु डायनेस्टी में आया हूँ। और इतना ही नहीं, वर्धमान महावीर जिनके बाद में वो जैन ये इसका हम बोलते हैं, उन्होंने भी कहा था डायनेस्टी में। वो तो फ्रीली बोलते हैं, आप किसी भी जैन से पूछ लो वो बोलते हैं कि नहीं हम तो प्रभु राम जी के नहीं, बुद्ध भी पहले बोलते थे। अभी जो एक पोस्ट मॉडर्निज्म नॉनसेंस किया है उसको क्या करें, किसी को सुनना ही नहीं है, चेंज बहुत ज्यादा चेंज कर। हाँ करेक्ट। अभी थोड़ा सा हम वर्ल्ड व्यू में चलते हैं, क्योंकि जब महाभारत रामायण हो रहा था और हमने महाभारत रामायण के बहुत सारे एविडेंसेस लाओस, कंबोडिया, वियतनाम इस एरियाज में देखा है, साउथ ईस्टर्न एशिया में देखा है। एक अदर देन ये रेफरेंसेस और कौन से सिविलाइजेशंस थे जहाँ पे हमें अपने महाभारत रामायण ना भी हो पर सनातनी संस्कृत के एविडेंसेस मिलते हैं। हाँ। और वो लोग प्राउडली बताते हैं, पर हमें कभी कभार अपने आप को डिफेंड करने के लिए उनका नाम लेना पड़ता है। हाँ। तो वो कौन से सिविलाइजेशंस है? एक्चुअली इनडायरेक्टली तो पूरे विश्व भर मिलते हैं, लेकिन कभी कभी समय के कारण वो ट्रेसिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो सिंपल तो सुग्रीवाज एटलासी आप रामायण का ले ले। हाँ। तो सुग्रीव ही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि साउथ अमेरिका का एंडीज से लेके पश्चिम यूरोप के आल्प्स तक और आर्टिक सी से लेके अंटार्कटिका तक उनको पता था। और फिर दक्षिण अमेरिका उसमें आ ही गया, बट दक्षिण अमेरिका में हमें रेफरेंसेस मिलते हैं, बलि के रेफरेंसेस मिलते हैं। लाइक बलि ये विरोचन के वंशज में आ गए, विरोचना ऐसा इसको कहा है। और उधर विराकोचा है इनकाज में, ऐसा करके हम यहाँ अगस्त्य ऋषि वहाँ पे एविडेंसेस में मिले इनकाज में, जहाँ पे एक मंकी गॉड, कोपान होंडुरास में, कि जहाँ मंकी गॉड हम उसको कहेंगे, या इवन इन ग्वाटेमाला में एकदम मुझे जगह का नाम आ रहा है, टिकाल वहाँ भी मिलते हैं। चिचन इत्जा जो मेक्सिको में है वहाँ भी मिलते हैं। लेकिन उसमें क्या है और थोड़ा संशोधन होना चाहिए। मीन्स सब्जेक्टिव कन्विक्शन मुझे है कि वो इतना है कि पूछो ही मत। लेकिन वो एक जो लोगों के समझ में आने के लिए कॉन्क्रीट रिसर्च जो स्लो लर्नर्स है और जिनमें बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, उनके लिए हमें थोड़ा और संशोधन होने की रिसर्च चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए इजिप्शियन सिविलाइजेशन, नहीं तो ग्रीक सिविलाइजेशन, नहीं तो जापानीज सिविलाइजेशन। जापानीज में आपने देखा होगा कहीं कहीं पे सरस्वती जी, नहीं तो सब जगह सरस्वती और गणेश जी मिलेंगे, सरस्वती जी मिलेगी आपको। फिर भगवान राम का नाम ले तो भारत से निकल के इन थाईलैंड में अभी भी राम 1, राम 2, राम 3, राम 11 चल रहे हैं। बट आप इजिप्ट में चले जाइए, अभी इजिप्ट में जो बाकी अब्राहमिक रिलीजन का डिस्ट्रक्शन होके जो हुआ वो छोड़ो, इस्लाम का इफेक्ट होके, लेकिन राम में रामेसिस 1 के पत्नी का नाम है सीता के नजदीक। किसी ने तो मुझे कहा कि रामेसिस 1 के जो मदर का नाम है, मैं देखना पड़ेगा, मैंने सर्च नहीं किया है, किसी ने बोला कि उसका नाम ऑलमोस्ट इट्स अ कॉग्नेट, जो लिंग्विस्टिक में कॉग्नेट्स बोलते हैं ना, वो है कौशल्या के जैसा। मुझे देखना है, मैंने अभी तक देखा नहीं है। और एक बात कहूँ कि जो आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशंस गए, पहले भी गए, रामायण के पहले गए, रामायण के बाद में गए, महाभारत के पहले गए, महाभारत के बाद में गए, लेकिन 3000 BC में यानी कि 5000 साल पहले जो पोल स्टार था उसका नाम है, ग्रीक नाम है वो, उसको कहते हैं थुबान। अभी आप उड़ीसा से तो आप उधर ज्यादा कनेक्ट कर सकोगे, यूपी वाला से करके। तो हम जो संस्कृत में पोल स्टार को क्या कहते हैं, जनरल पोल स्टार को नाम क्या है हमारा? ध्रुव तारा। ध्रुव सब कह नहीं सकते, जैसा स्टोव कह नहीं सकते तो स्टोव बन जाता है, सिमिलरली ध्रुव का धुब हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। धुब का लिंग्विस्ट आपको बता देंगे, कॉग्नेट्स बोलते हैं उसको, धुब का थुब होने में समय नहीं लगता। और जैसा हम पुराना आप देखोगे तो योगी शब्द लिखते हो उसके ऊपर एक अनुस्वार देते थे, तो इसलिए जब इंग्लिश लोगों ने ट्रांसलेट किया तो योगिन ऐसा करते थे, YOGIN। सिमिलरली धुब और उसके ऊपर अनुस्वार दे दो, समझ लो, नहीं देना जरूरी, तो धुब और उसका धुब का थुब तो थुबन। दिस इज बेसिकली जो ग्रीक जिसको थुबान कह रहे, जो 3000 BC में, अभी उसका नाम ही थुबान रखा है। अभी तो उसका कुछ पर्पस नहीं है, वो 3000 BC में पोल स्टार था, लेकिन बेसिकली द नेम आल्सो हैज ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू ग्रीस। और वो ट्रैवल करते वक्त जैसे हम अगर संवाद भी कर रहे हैं ना, अगर कोई दूसरा सुन रहा है तो वो जब कान में लेगा, जो स्टोरी बताते हैं वैसी है। तो वैसे ही ग्रीक में भी वैसा ही हुआ और इजिप्शियन में भी वैसा ही हुआ है। इसलिए एविडेंसेस बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट मिल जाता है जब हम वहां पे देखते हैं। भाषा में अभी आयरलैंड में पुराने आयरलैंड की जो मैप्स है ना, उसमें हमारे नदियों का नाम है गंगाएं,
हाँ, कावेरी और कोई जो पर्वत है छोटे, अभी मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, उसके जो पर्वत के नाम आप पढ़ोगे ना ओल्ड आयरिश मैप्स में, तो आपके लगेगा ये तो अपना भारतीय नाम लग रहा है। हाँ, बहुत से आयरलैंड में मैंने भी देखा है, बहुत से स्पेशली पुराने मैप्स। हाँ, तो नीलेश जी, इवेंचुअली फाइनल क्वेश्चन पे हम आते हैं आज, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे चीज़ों के ऊपर वार्तालाप किया एंड इट वाज रियली रियली गुड दैट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो एक तरह से अब क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो ऑस्ट्रेलिया यूएस पकड़ लीजिए, वेस्टर्न सोसाइटी पकड़ लीजिए। वेस्टर्न सोसाइटी जब हमारी संस्कृति को देखते हैं, वो हमेशा रेफरेंस देते हैं कि आपके यहाँ पे तो एलिफेंट गॉड है, मंकी गॉड है, क्या राम इतने बड़े थे, क्या कृष्ण इतने ज़्यादा पावरफुल थे। तो ये जो नैरेटिव है ना, इस नैरेटिव को किस तरह से काउंटर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भारतीय समुदाय, भारतीय लोग रहते हैं, बहुत से जो सेकंड जनरेशन इंडियंस है हु आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, तो वो जब उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो ज़्यादातर वेस्टर्न सोसाइटी रहती है, और वो कभी कभार डिफ़िकल्ट होती है उन्हें काउंटर करने में। नहीं तो अपने खुद के भारत में भी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल जिन्हें आइडिया नहीं है, वो भी डिफेंड करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। तो वो कहाँ से वो रिसोर्सेज ले, कहाँ से वो पढ़े, और कहाँ से अपने आप को इतना ज़्यादा एनलाइटन करे जिस द्वारा वो समझ पाए अपनी संस्कृति है क्या। नहीं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। संक्षिप्त में उत्तर देता हूँ कि उत्तर तो बड़ा हो सकता है कि सब लोगों ने, जिसको ये लगता है कि भाई ये मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे ये संस्कृति में मेरा जन्म हुआ, सनातन में हिंदू संस्कृति में जन्म हुआ। पहले ऐसा है कि यू हैव एवरी रीजन टू फील प्रिविलेज्ड कि मैंने कुछ तो पुण्य किया होगा कि मेरा यहाँ जन्म हुआ, ये संस्कृति में जन्म हुआ, कुछ तो किया होगा, कुछ बुरे भी चीज़ की होगी लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें किया करके हुआ। उसके बाद इसलिए भगवत गीता का स्टडी मैं एकदम इतना प्राथमिक समझता हूँ। छोटे बड़ों कोई भी एज का कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। इनफैक्ट कोई भी एज हो, भगवत गीता का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद आपने जो बोला कि रिसोर्सेज कौन है, तो मैं एक संक्षिप्त में कहूँगा कि कौन से रिसर्चर्स को आप पढ़ो, बिकॉज अभी प्रो इंडी किसमें भी बहुत सारे रिसर्चर्स है। कोई लोग तो जहाँ विंड कहाँ ब्लो हो रहा है उसके ऊपर आए हुए हैं, वो विंड दूसरी जगह में ब्लो होगा तो वो चले जाएंगे वहाँ। लेकिन जो आपको एक बहुत है, मैं थोड़े से संक्षिप्त नाम लेने वाला हूँ, लेकिन जिसपे मेरा जो एक लास्ट 35 ईयर्स का स्टडी है, उसमें से मैं कुछ नाम बोलने वाला हूँ, तो लोग हमारे जो दर्शक है वो सुने, उनको जाके उनके बुक्स या उनके टॉक्स सुने या बुक्स पढ़े या ब्लॉग्स सुने। उसमें मैं नाम लूँगा, अभी ऐसा कहते हैं ना कि आत्मा, हम तो आत्मा को सबसे बड़ा मानते हैं, सत्य लभ्यस तपसा येष आत्मा। तो मैं इसलिए मजाक से कहता हूँ कि आत्मस्तुति, आत्मा ने आत्मस्तुति नहीं करने का तो किसकी स्तुति करने का। तो मैं मेरे से प्रारंभ करता हूँ कि मेरे जो वर्क्स है, 3 बुक्स है, मेरे 500+ ब्लॉग्स है, 2000+ वीडियोज है, वो जरूर देखें। और जिनको मैं वेरी ओरिजिनल, वेरी डेडिकेटेड रिसर्चर्स मानता हूँ कि वो बायस्ड नहीं होते या खुद सेल्फ प्रेज या कुछ ऐसा करने के लिए काम नहीं कर रहे, ऐसे रिसर्चर्स के कुछ लोगों के मैं नाम बताता हूँ। इसमें ये कहना नहीं कि और नहीं है, लेकिन ये रिसर्चर्स है। और कोई जो नहीं, मेरे मन में ऐसा लगता है कि वो रिसर्चर्स नहीं, उनका मैं नाम वैसा भी लेने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरा रिसर्च लोग पढ़े। रूपा भाटी जो मेरे साथ को रिसर्चर्स है, जीवन राव 25 ईयर ओल्ड यंग रिसर्चर्स है, उसका युगांत या कलयुग का प्रारंभ जो बुक है वो पढ़े। राजीव मल्होत्रा सबको पता है, राजीव मल्होत्रा जी का सब बुक पढ़े, सब उनके टॉक सुने। उनका जो बीइंग डिफरेंट जो बुक है वो सबके घर में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नीरज अत्री, नीरज अत्री उनका है। जय साई दीपक अय्यर, अनिल नारायणन, ये एरोनॉटिकल इंजीनियर इसरो में थे, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, अभी अमेरिका में रहते हैं। तो उनके बुक्स पढ़े, उनके 2 बुक्स है, मेरे बहुत अच्छे मित्र है, उनके पेपर्स है, रिसर्च पेपर्स है। विक्रम संपत, श्रीकांत अलगिरी। और ऐसा नहीं कि हर एक का सब कुछ करेक्ट है। मीनिंग श्रीकांत अलगिरी की जो एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजी है, मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं, मेरा मत नहीं है, आई असर्ट कि वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। लेकिन उनका जो रिलेटिव क्रोनोलॉजी का जो वर्क है ना, वो अमेजिंग है। और मेरे मित्र है और उनको हमारे डिसएग्रीमेंट्स पता है। तो श्रीकांत अलगिरी जी जैसे, और ऐसे हम बहुत नाम ले सकते हैं। उनका काम जरूर पढ़े। यज्ञ देवम, जिन्होंने आज भी आईवीसी का डिसफरमेंट किया है, सू सलीवन करके, यज्ञदेव भी मेरे मित्र है, सू सलीवन करके कैलिफोर्निया में, उन्होंने तो आईवीसी स्क्रिप्ट पे काम किया है, उसके बाद आगे काम किया नहीं। उशी रिंगलेप करके अभी 75 ईयर ओल्ड जर्मन कैनेडियन, कि जिन्होंने ये दिखाया, अभी ऑस्ट्रेलिया से उनका थोड़ा संबंध आता है कि पॉलिनेशियन जो लैंग्वेजेस है ना, उसका संस्कृत के साथ संबंध क्या है वो दिखाने का काम उन्होंने किया है। यज्ञदेवम जी का जो, आपको पता है ना, दीपक राव उनका, यज्ञदेवम जी का जो काम है, इट इज
आई मीन उनका ओरिजिनली वर्क है, बट ही हैज टेकन इंस्पिरेशन एंड क्लूज फ्रॉम लाइक्स ऑफ सू सलीवन और एक राजेश राव करके थे, आई मीन थे मीन्स है अभी वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में। तो ऐसे लोगों का ये जरूर पढ़े। और एस्ट्रोनॉमी में जैसे कि एस.बी. दीक्षित है, लोकमान्य टिळक है, भारत रत्न पांडुरंग वामन काणे है, पद्मश्री पद्माकर विष्णु वर्तक, उनका बहुत सारा काम मराठी में था, बट आजकल उनके ऑलमोस्ट सब बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए, वो भी पढ़ना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और अपने जो सबसे पहले जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था आर्यभट्टा, उन्होंने भी एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बेस करके ही ज्यादा अपने रिसर्चेस किए हैं। और पहले ये भी बताया जाता था कि जो हमारे जो पुरानी यूनिवर्सिटीज थे, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज, एक एस्ट्रोनॉमिकल हब रहता था जहाँ पे वो लोग एस्ट्रोनॉमी को रात के अंधेरे में जब स्टार शाइन करते थे तो देखते थे और फिर वो लिखते थे, और वहीं से वो मैथमेटिक्स जो अपना जो इतना स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स निकल के आया, उसी कारण निकल के आया। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओनली वन स्मॉल करेक्शन आई विल ऐड कि आर्यभट्ट ने जीरो निकाला, ये वेस्टर्न लोगों ने भ्रमित किया हुआ हमें बात है। जीरो इज वेरी वेरी ओल्ड, ऋग्वेद में आपको मिलता है, जहाँ आपको शत सहस्र मिलता है, डेसिमल सिस्टम मिलता है, वहाँ जीरो बहुत पहले से। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी संस्कृति स्पेक्ट्रम से जुड़ने के लिए, और ऐसे ही वार्तालाप, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वार्तालाप हम और भी करेंगे इन द फ्यूचर। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद।